दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ एवं उसके सही प्रयोग के बारे में सीखने जा रहे हैं। इंग्लिश में आप इसके लिए जो वर्ड प्रयोग करते हैं दैट इज़ नोन एज इफ़। हिंदी में आप इसे कहते हैं अगर। यदि। तो ये दो शब्द हिंदी के अगर अथवा यदि जहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है वहीं पर इंग्लिश में हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। अक्सर इस सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि बेटा पढ़ाई करो नहीं तो परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे या परीक्षा में फेल हो जाओगे। और यकीन मानिए कि अच्छे अच्छे बच्चे जिनका टेंस में काफ़ी कमांड होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में काफ़ी कमांड होता है, उनसे भी कई बार इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते समय गलतियाँ हो जाती हैं। ख़ास तौर पे ये गलती तब होती है जब इंग्लिश को सीखने का प्रमुख माध्यम हमने ट्रांसलेशन को बनाया हो, जिसका मैं प्रारंभ से एक तरह से देखा जाए तो मैं विरोध ही करता रहा हूँ कि ट्रांसलेशन का प्रयोग समझने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए या किसी भी अन्य भाषा को सीखने के लिए ट्रांसलेशन को एक मुख्य माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। देखते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम होती। अब इसमें हो ये रहा है कि ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तो इसमें ये जो वर्ड आ रहा है करोगे, इसको देखकर अक्सर बच्चे जो हैं उनको फ्यूचर का सेंस आ जाता है, और इसलिए जब वो सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, इफ़ यू विल नॉट स्टडी। और बस गलती यहीं पे हो जाती है। जबकि सही तरीके से जब सेंटेंस बनाया जाता है तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इफ़ यू डू नॉट स्टडी। इस बात को सबसे पहले ध्यान रखना है कि भले ही हिंदी में आप करोगे जैसा एक वर्ड का प्रयोग करते हैं जो देखने में भविष्य की बात बताता है, परंतु वास्तव में जब इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये पहला वाला हिस्सा जो है, इफ़ वाला जो हिस्सा, वो किस में बनता है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, या दूसरे शब्दों में जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय डायरेक्ट वर्ब का और नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। और इसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिपेंड करेगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आप बोल रहे हैं तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, तो डेफिनेटली ये बात ये भविष्य की ही कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आप भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से विल का प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल इन द एग्ज़ाम। इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल इन द एग्ज़ाम। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो समझने की है वो पहली यही है कि स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए। मतलब इफ़ वाला जो पार्ट होगा उसमें क्या होगा, इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब
अब आपको सब्जेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वर्ब के साथ एस ई एस आएगी अथवा नहीं आएगी। इसके बाद का सेंटेंस जैसा भी आपको बनाना है वैसा आ जाएगा वो। तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय। और अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या होगा, इफ सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और बाकी की बात उसके बाद, ये आएगा नेगेटिव में। शायद अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा था कि शुरू में सिंपल सेंटेंसेस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं तो उस समय फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते। सारी चीज़ें बता चुका हूँ, डू का प्रयोग कहाँ होता है, डस का प्रयोग कहाँ होता है। तो जिन्हें इसको लेके कोई कन्फ्यूजन है तो पहले की जो वीडियोज़ हैं उसमें आप सर्च करें, उसमें आपको मिल जाएगा, उसको आप पहले ध्यान से समझें। चलिए कुछ सेंटेंस और एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, थोड़ी सी बात और क्लियर होगी। अगर तुम्हारा दोस्त मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। अब देखिए इसमें पहला वाला सेंटेंस किस में है, नेगेटिव में है, जैसे इसके पहले हमने बनाया था। तो क्या हो जाएगा, इफ़ योर फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी आई विल या शैल, जो भी आपको लगाना है, विल नॉट हेल्प यू। बहुत सिंपल है, बस यही रखना है ध्यान कि जो इफ़ के बाद वाला सेंटेंस है वो सही तरीके से बने, क्योंकि उसमें ही मुख्य रूप से गलतियाँ होती हैं। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। इफ़ वी डू नॉट प्रैक्टिस इनफ वी में commit errors using if। क्या अर्थ निकल रहा है इसका, इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस इनफ, अगर हम पर्याप्त अभ्यास ना करें, वी में कमिट एरर्स यूजिंग इफ़, तो क्या हो सकता है, इफ़ का प्रयोग करते हुए हमसे गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक यूज़ इफ़ का। अब इफ़ का एक दूसरा यूज़ होता है, वो भी देख लें आप। आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा तो बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मेरी
तो तुमने मेरी समस्या का समाधान कर दिया होता। अगर तुमने मेरी मदद की होती तो तुमने मेरी समस्या का समाधान कर दिया होता। किसी कंडीशन में आप उलझे हुए थे, आपने किसी से मदद मांगी, अनफॉर्चुनेटली उसने मदद आपकी नहीं की, और आज उसी विषय पे किसी वजह से आपकी चर्चा हो गई उससे, और आप उस व्यक्ति से बोल रहे हैं कि अगर तुमने मेरी मदद की होती तो तुमने मेरी समस्या का समाधान कर दिया होता। इससे दो चीज़ें क्लियर हो रही। पहली चीज़ ये कि सामने वाले ने मदद आपकी नहीं की। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप यहाँ पर भले ही अगर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। अब आप प्रेजेंट की बात या फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। मतलब वो वक्त बीत चुका है, तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है इफ़ का प्रयोग करते हुए बिल्कुल अलग हो जाता है, और इसी को ध्यान रखना है। इसके पहले जो हम कर रहे थे वो प्रेजेंट और फ्यूचर का एक कंबाइंड फॉर्म था, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग जा रहा था। लेकिन यहाँ जो सेकंड वाला है, यहाँ पर आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। किसी ने कोई काम किया होता तो किसी ने कोई काम कर दिया होता। इसमें अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा? इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी you would have solved my problem। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जब पास्ट सेंटेंस के संदर्भ में हमें इफ़ का प्रयोग करना है तो थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो जाएगा। कैसा होगा वो? कि पहला वाला जो पार्ट होगा सेंटेंस का, उसमें हैड का प्रयोग होगा, और हैड के बाद वर्ब हमेशा आपको पता है थर्ड फॉर्म में आती है। अगर नेगेटिव है तो हैड के बाद नॉट आ जाएगा, बट पहले वाले पार्ट को हमेशा हैड में रखना। इफ़ यू हैड हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद की होती। और सेकंड वाले पार्ट में वुड हैव का यूज़ होगा, और जो भी वर्ब है उसके बाद उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और अगर सेकंड वाले पार्ट में नेगेटिव है तो वुड के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, बात क्लियर होगी। इफ़ योर फ्रेंड had informed me about your accident timely, I would have come to see you at hospital। इफ़ योर फ्रेंड हैड इन्फॉर्म्ड मी अबाउट योर एक्सीडेंट टाइमली, अगर तुम्हारे दोस्त ने मुझे तुम्हारी दुर्घटना के बारे में समय पर बताया होता। आई वुड हैव कम टू सी यू एट हॉस्पिटल, तो क्या होता? मैं तुम्हें देखने हॉस्पिटल आता। तो पहली चीज़ तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। दूसरी बात क्या मीनिंग निकल रही कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे नहीं बताया। ठीक है, तो आज इफ़ का प्रयोग करते हुए मैंने आपको दो प्रकार के जो मुख्य रूप से सेंटेंस बनते हैं, ऐसा नहीं केवल इफ़ का प्रयोग करके इतने ही सेंटेंस बनते हैं, और भी बनते हैं, बट एक ही बार में सारी चीज़ें बताई जाएँ तो कई बार कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो आज मैंने इफ़ के आपको दो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर की जानकारी दी। एक जिसका प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंस के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, वो सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, और दूसरा जब पास्ट के संदर्भ में बनाया जाता है तो वो सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, और आप अधिक से अधिक इसका प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इन दो पर्टिकुलर यूसेस को लेके अगर अभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। समय मिलने पर आपकी जो भी डाउट है उनका समाधान किया जाएगा, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।